पहला सवाल मैं शुरू करता हूं और मुझे लगता है कि सभी लोग एक अपने अपने तरीके से उसमें बात रख सकते हैं कि क्या ये ट्रेडिशनल चला आ रहा जो जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट है उसी है या जेनजी को लेकर कुछ एक अलग फिनोमेना हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है कि जैसे जेनजी ना हो गया कोई ऐसे एलियंस आ गए हैं जिस जो देश का भविष्य भी हो सकता है खतरा। ये तो हमेशा कहा जाता है कि नौजवान पीढ़ी देश का भविष्य है। आपको क्या लगता है कि आयोजकों ने ये जो विषय रखा है इसके पीछे क्या मंशा है, कहां खतरा वो देख रहे हैं? प्लीज। थैंक यू। आई थिंक आनंद जी जवाब दे पाएंगे उसका। तो एक तो ये बात सही है कि हर जनरेशन में ये चीज रहता है आगे की पीढ़ी को लेकर, या फिर वो बोलते हैं कि वो आगे की पीढ़ी बदतमीज है या जो भी वो जो या फिर उनको चीजें नहीं पता है या जनरली एक डम्ब है, चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो रहता है। पर एक जनरेशन को डिफाइन करना, जैसे जेनजी के तौर पे डिफाइन करना, एक रीजन भी है। वो रीजन ये नहीं है कि वो इस साल से इस साल तक, वो रीजन ये है कि किस दुनिया ने उनको बड़ा किया। तो अगर जैसे हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम जो पैदा हुए, उन्होंने एक वार की वार की इकोनॉमी देखी, उसके बाद उस जनरेशन से आगे बढ़े। उसके बाद चीजें इकोनॉमिकली इंप्रूव होने लग गए, तो कोल्ड वॉर के एरा में जब लगे तो एंटी कम्युनिस्ट है उस तरीके का एक व्यू आया, या फिर इंडिया में तो सोशलिस्ट व्यू। जेनजी के लिए वो डिफरेंट है कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने इंटरनेट के बल पे एक पार्टिसिपेटरी कैंपेन करते हैं, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी है। मतलब जो डिजिटल स्पेस है वो आपको हर बार कहते हैं कि आप कमेंट करें, आप लाइक करें, आप इसको फॉलो करें, आप उसको रिट्वीट करें, या फिर तो एसेंशियली एक पार्टिसिपेटरी एम्पावरमेंट है आपको। ऐसा कोई मीडिया नहीं था पहले क्या था, अथॉरिटेरियन मीडिया एसेंशियली होता था कि कोई आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने उसको सुन लिया, पढ़ लिया, या कोई काउंटर किसी और ने किताब लिख दिया तो उसको आपने पढ़ लिया। अभी क्या है, वो जो स्पेस है, इंफॉर्मेशन स्पेस है, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी है। पर वो डिजिटल स्पेस है जो सिविक स्पेस है, जहां पे एक्चुअल इन्फ्लुएंस करता है, वो उतना ही अथॉरिटेरियन है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा स्टार के है। क्योंकि जब भी 2 मिनट आपको मिलता है तो वो आपको यही कहता है कि आप इस पे कमेंट करें, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। और जैसे घर पे या फिर स्कूल में या फिर कहीं पे आप कमेंट करें तो बोलेंगे चुप रहे। तो जब एक दुनिया आपको कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली आप एंगेज करो हमारे साथ, कंटिन्यूसली अपनी बात रखो, कंटिन्यूसली सवाल पूछो, कंटिन्यूसली एनकरेज करो। दूसरी एक जो रियल दुनिया है वो कहते हैं कि चुप रहो, आवाज नहीं उठाओ, सवाल नहीं पूछो। सरकार ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसके कारण आपने कई जगह देखेंगे, वो जो लोग चाहते हैं कि जेनजी सिविक लाइफ में, जो पॉलिटिकल लाइफ में उतना ही इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट ना करे, उनके लिए मानते कि उनको खतरा जैसा लग सकता है। जितना इंटरेस्ट के साथ एक पावरलेस प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए सोशल मीडिया, जिसको भी आप मान लीजिए, पर वहां पे जितना इंटरेस्ट के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ही इंटरेस्ट के साथ एक्चुअल सिविक लाइफ में, एक्चुअल पॉलिटिकल लाइफ में अगर वो पार्टिसिपेट करे तो बहुत ज्यादा जो एस्टैब्लिश पावर सेंटर्स है उनके लिए वो खतरा महसूस हो सकता है। और वहीं से वो नैरेटिव भी आता है कि जेनजी, मतलब आपने तो मीडिया अगर देखेंगे तो जो एस्टैब्लिश पावर सेंटर्स है वहां से वो आएगा भी कि उन लोग सिर्फ अपने मतलब की रखते हैं, उनको सोसाइटी का, उनको जो है लार्जर ये सब की मतलब है नहीं, इश्यू बेस्ड चीजों पे बात करते हैं। दैट इज बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट दे हैव बीन ब्रॉट अप इन। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कमेंट। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नौजवान, हर एक को एक कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे अगर जेनजी के कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज दे आर लिविंग इन अ 2 डिफरेंट वर्ल्ड, वन विच encourages participation and the other which ruthlessly kills it. So, and this is where I think they are having to navigate, and this is how we have to see how it will take forward. हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि मैंने पहले भी एक हल्का सा इशारा किया था कि जब हम जेनजी बोलने लगे हैं तो जिनके पास वो शब्दावली है, जिनके पास वो सुविधा है, जिनके पास वो पढ़ाई है, या जिनके पास वो दुनिया है कि वो इस मानसिक दुनिया में उलझ गए हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोगों को अगर दिया जाता है तो राशन पे जिंदा है, अगर पहुंच पाता है, वहां पे यानी कि आधी से ज्यादा 3/4 पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं, क्या वो भी इसी जेनजी की कैटेगरी में आते हैं, या वो अभी कहीं पीछे हमारी दुनिया के संघर्षों से ही जूझ रहे हैं और उनके लिए दुनिया वही है?
तो जेंजी की परिभाषाएं जब हम बोलते हैं तो हम एक खास वर्ग के खास बच्चों के नजरिए से देखते हुए पूरे देश को ले लेते हैं, या हमें उसके भीतर के अंतर विरोधों के आधार पर भी हम चीजों को देख सकते हैं? नहीं, श्योर। जैसे आपने कहा कि वो 97 2012 दैट इज नॉट लाइक, उसको मैं एक सही डेफिनेशन नहीं मानता। वो जेंजी वो लोग हैं जिन्होंने एक परिस्थिति में पड़े हुए, दैट इज हाउ यू डिफाइन इट। एंड एसेंशियली वो उस एरा में है क्योंकि पोस्ट 95 इंटरनेट आए और मैक्सिमम उसके पेनिट्रेशन हुए सिटीज में हुए उस तरीके से। बट अभी जैसे देखेंगे मोस्टली अगर आप गांव भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन किसी न किसी का, पापा का हो, मम्मा का हो, अंकल का हो, मामा किसी का भी हो, एक यूज करके उसमें जो कमेंट, उसमें जो पार्टिसिपेट करना, वो इट्स मोर और लेस यूनिवर्सल एक हो रही है, एंड इट कट्स अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ बाउंड्रीज दैट यू कैन सी। द कंटेंट कुड बी डिफरेंट, ठीक। और दूसरी बात जो है, जो सैचुरेशन की बात कहते हैं, कंटेंट सैचुरेशन की, तो वो कंफ्यूज इसलिए है, यू कैन गेट अ आंसर फॉर वट एवर यू वांट। अगर मान लीजिए अब नेहरू के बारे में जानना है तो नेहरू के लिए अच्छा जो मिलना है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको नेहरू के खिलाफ मिलना है वो भी मिल जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अप योर माइंड। इट इज कंटिन्यूअसली बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, एक ही व्यक्ति को ऐसे कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत मुश्किल है बताना कि हाँ, तो हम फिर उसमें जाते ही नहीं है। नेहरू इज अ रैंडम फिल्म, ठीक है, हम इश्यू पे आते हैं, ठीक। वेन यू विल सी दैट व्हाई देयर हैव बीन लाइक रिसेंट, जैसे नेपाल हो या फिर इवन सम अदर कंट्रीज आल्सो, वेयर दिस जेंजी काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इज हैपनिंग, व्हेन ये जो डिफरेंस है सिविक पार्टिसिपेशन और जो डिजिटल पार्टिसिपेशन में, वो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। और जब उनको लगता है जो पार्टिसिपेट, जो थोड़ा बहुत भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसको भी उन्होंने छीन लिया। जैसे इंडिया में देखा जब टिकटॉक बंद कर दिया, उस वक्त एक बहुत बड़ा नेगेटिव वो थे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म था, और अचानक उनको समझ में आया कि एक्चुअली आपके पास कोई पावर ही नहीं है। आपको लग रहा था कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और कल वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए कल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, एक बार बंद हो जाए, सडनली आप रियलाइज करेंगे भाई जो मैं सोच रहा था कि मेरा ये वैल्यू है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मिनट, या ट्विटर रीच बंद कर दे, मैक्सिमम लोग तो क्या करेंगे पता नहीं चलेगा अभी उनको। सो एसेंशियली जो आपकी पूरी की पूरी पार्टिसिपेटरी जो पावर है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म के पास है जिसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है एसेंशियली। और ये दिस इज वन की एस्पेक्ट ऑफ लाइक डिफरेंस जो मैं उसको कहता हूं। और दूसरा जो एसेंशियली जो जर्नी था, जैसे इसी के साथ साथ आप जान के चलेंगे जो प्रजा से नागरिक बनने का जो जर्नी, currently our country especially is also going through two kind of in negotiation। अगर मैं बोलूं, एक जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जो रिलीजन बेस्ड एक नेगोशिएशन है, मेजोरिटेरियन और या फिर एक माइनॉरिटी रिलीजन के बीच में। दूसरी जो नेगोशिएशन है वो है स्टेट और सिटीजन के बीच में। तो ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेम है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। दोनों में ऐसा हो रहा है कि जो पावर है, जो स्टेट के पास पावर है, सिटीजन शुड बिकम weaker and weaker and state should become more powerful across the states। ये जो चल रहा है, state should become more, एक strong nation का मतलब है strong government, ये current concept है। weak citizen, strong government, strong nation, ठीक। तो हमारी जो अगर देश मजबूत होने के लिए क्या जरूरत है, हमारी सरकार मजबूत होनी चाहिए, नागरिक कमजोर होना चाहिए। अगर हमारी देश तरक्की करे तो सरकार के पास पैसा होना चाहिए, नागरिक की मतलब गरीब होना चाहिए। तो द होल allocation of resource, power, everything is flowing from one, that is an individual as a citizen, to the state। तो ये कंटिन्यू, एंड दे आर ऑल्सो लिविंग इन दिस एरा, जहां पे उनको ये रियलाइजेशन होता है कि करके क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे उनकी मैक्सिमम प्रोटेस्ट जो है, इट इज नॉट कन्फ्रंटेशनल, इट इज आयरनी। वो मीम्स बनाते हैं, क्यों मीम्स है एस्केप। वो आप मीम बना के कुछ अपने एक ऐसे कुछ भी बोल दिया साइड, क्योंकि इट इज एक टाइम होता था जब राज कवि होते थे, जैसे मीडिया की बात कर रहे थे। अभी रिसेंटली लोकतंत्र के साथ एक ही जॉब आया है, बाकी सारे जॉब तो पहले भी थे। क्या था, डॉक्टर थे, आर्मी वाले थे, गाड़ी चलाने वाले थे, सब थे। एक ही नौकरी था जो उस वक्त नहीं था और आज है, वो है जर्नलिस्ट। वो क्यों?
क्योंकि उस जर्नलिस्ट का मेन काम क्या था कि सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछना, उस तरीके से आपको सच का खोजना। उस जमाना था जब एक राजकवि था, उस टाइम देयर वाज नो जर्नलिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब राजकवि थे। और उनको अगर जब कुछ कहना है, क्योंकि राजकवि के पास वो पावर नहीं है कि वो सवाल पूछ सकता है, या फिर उस वक्त की जो मीडिया जिनको आप कहते हैं, वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, तो क्या करते थे, कार्टून या फिर कुछ तरीके के व्यंग का इस्तेमाल करते थे। एसेंशियली दे आर ऑल गोइंग बैक टू दैट एरा, जो मीडिया व्हेन इट इज गोइंग बैक टू दैट राजकवि मोड, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो एसेंशियली जो करंट यंग जनरेशन है, वो अपने एक तरीका ढूंढ लिया है सवाल पूछने का, वो है मीम्स। और वो भी जब बंद कर देते, देन दे फील दैट फ्रस्ट्रेटेड, देन दे नीड टू शो इट, एंड दैट इज वेयर दिस वरी इज आल्सो कमिंग, कि इनकी जो, क्योंकि इनकी डिमांड्स तो पूरा नहीं कर पा रहे, इनकी जॉब की जो सच्चा क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों के कल जो है हमसे बेहतर हो, और हमारे कल हमारे आज से बेहतर हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। वी वांट आवर चिल्ड्रन टू हैव अ बेटर टुमारो, एंड वी वांट आवरसेल्व्स टू हैव अ बेटर टुमारो। दैट इज अ वेरी सिंपल, व्हेन दैट इज नॉट हैपनिंग कंटिन्यूअसली, एंड यू आल्सो रियलाइज कि आपके पास कोई पावर भी नहीं है उसको चेंज करने के लिए। Currently, all that is directed in the media, social media, through memes and irony, etc. But at some point, if it actually comes out to the civic life, जहां पे आप सवाल पूछने लग जाए कि भाई इतना पावर क्यों है आपके पास हमारे लाइफ के ऊपर, then that is where the power, for a nation, they are our hope. Because we also believe that there is a high concentration of power in certain hands. It needs, for a stronger nation, it has to be a stronger citizen and a richer citizen. That is all I believe.